गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। हम फिजिक्स में आगे का फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 को सॉल्व कर रहे थे और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, उनके गुण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, उनके गुण लिखिए। और ये अभी पिछले साल के ही बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था और कई बार इस प्रश्न के आने की टेंडेंसी रही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और उनके गुण को समझाइए। और ये प्रश्न पेपर में आने की संभावना है, तो इसे आप इसे मोस्ट कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं और इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को गति कराते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये एक विद्युत क्षेत्र है और इधर हम एकांक धनावेश को मूव कराते हैं, यानी एकांक धनावेश को चलाते हैं। तो इसके अंदर ये यानी एकांक धनावेश जिस पथ में चलता है, मतलब जिस मार्ग में चलता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अर्थात परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश जिस पथ में गमन करता है, यानी जिस पथ में चलता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र के रेखाओं को गुण को समझने के लिए हम सबसे पहले एक धनावेशित गोला लेते हैं और एक ऋणावेशित गोला लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो धनावेशित गोला है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रही हैं, अभिलंबवत दूर जा रही हैं। अगर हम ऋणावेशित गोला लेते हैं तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अभिलंबवत इसकी ओर आ रही हैं। तथा यहाँ हमने एक धनावेशित गोला और एक ऋणावेशित गोला दोनों लिया है। तो हम देखते हैं कि जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो किस दिशा में चल रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से किधर चल रही हैं, ऋणावेश की ओर चलती हैं। तो इसी तरह हम इसके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों में हम पहला देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अतः कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा कहाँ से प्रारंभ होती है, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। अगर हम इसका दूसरा गुण देखें तो दूसरे गुण को देखते हैं अगर कोई एकल आवेश है, यहाँ हमने दो आवेश ले रखे थे। अगर हम देखें कि कोई एकल आवेश है तो एकल आवेश में ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं कहाँ से उत्पन्न होती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं, ये हमें नहीं दिखता। तो हम इसमें कहते हैं कि अगर एकल आवेश की स्थिति है तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इन्फिनिटी यानी अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत में ही समाप्त हो जाती हैं। तो इसका सबसे पहला गुण हमने देखा था, अगर हम दो धनावेश लेते हैं और दोनों आवेश विजाती हैं, अर्थात एक धनावेश है तथा एक ऋणावेश है, तो हम देखते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती और ऋणावेश में समाप्त हो जाती। अगर केवल एकल आवेश है, एकल आवेश का सेंस या तो हम केवल पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश ले ले या निगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश ले ले, तो हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत में ही समाप्त हो जाती हैं। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है पहली और ये जो दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर हम देखेंगे तो ये रेखाएं इनकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से क्या है, समान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये तीसरा गुण हो गया कि ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती
तो इस प्रतिच्छेदी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं। किंतु यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींच पाना असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे से जैसे जैसे हम लंबाई की ओर इसकी लंबाई में आगे बढ़ते जाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती। यानी कि ये शुरू जब हुई थी तो काफ़ी पास पास थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी दूर बढ़ती जाती हैं। अर्थात ये इनके बीच एक निश्चित दूरी होती है। आगे देखेंगे कि एक जो अगर हम प्रबल विद्युत क्षेत्र देखें, अगर हम कैसा विद्युत क्षेत्र लेते हैं? प्रबल विद्युत क्षेत्र। तो जो प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा और दूसरा क्षेत्र हम लेते हैं दुर्बल विद्युत क्षेत्र, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो जो प्रबल विद्युत क्षेत्र यानी प्रबल विद्युत क्षेत्र का मतलब हाईली इंटेंसिटी वाला क्षेत्र लेते हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में लो इंटेंसिटी वाला क्षेत्र लेते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो अत्यंत निकट होंगी, यानी बहुत पास पास होंगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है? बहुत ही प्रबल लिया गया है। तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में जो यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये दूर दूर होती हैं, अर्थात ये विरल होती हैं। इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण समझे। तो हम इसको पुनः एक बार रिपीट करते हैं और रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमें परिभाषित करना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और फिर हमको उनकी प्रॉपर्टीज यानी गुण समझाना था। तो हमने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा देखना है। तो हम पहले एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं और हम कल्पना करते हैं कि ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एकांक धनावेश को गति कराते हैं, यानी इसको इधर से इधर लेकर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश गति करता है तो वह गति करते हुए जिस मार्ग में जाता है यानी जिस पथ का गमन करता है उसे ही हम क्या कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हम 2 आवेश लें और दोनों आवेश विजातीय हों, दोनों आवेश विजातीय का सेंस कि एक निगेटिव चार्ज हो तो एक पॉजिटिव चार्ज हो, अर्थात एक ऋणावेश और एक धनावेश, तो हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती और ऋणावेश में समाप्त होती हैं। अगर हम इसे विद्युत क्षेत्र रेखा माने तो आप इसकी दिशा देख पा रहे होंगे कि धनावेश से तीर की कहाँ जा रहा है? ऋणावेश की ओर। अर्थात इसका पहला गुण क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। आगे देखेंगे कि अगर हम एकल धनावेश लें, यानी या तो केवल धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज लें या फिर ऋणावेश यानी केवल निगेटिव चार्ज लें, तो हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत में ही समाप्त हो जाती हैं। अर्थात एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत से ही समाप्त हो जाती हैं। अगर हम आगे देखें, अगर हम प्रबल विद्युत क्षेत्र देखें और दुर्बल विद्युत क्षेत्र, तो प्रबल विद्युत क्षेत्र में जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अत्यंत निकट निकट यानी पास पास होती हैं, तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में अगर हम देखें तो यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ा दूर दूर यानी विरल होती हैं। आगे देखें अगर हम तो देखेंगे अगर हम कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये एक गुण हो गया। लेकिन इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि कारण बताइए कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती, क्यों? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कि अगर 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो इसका जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, जो कि यहाँ संभव नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि 2
विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर इसका अगला गुण देखें तो यहाँ ये चालक है। हमने देखा कि ये धनावेश किस बाउंड्री से शुरू हुई और ऋणावेश किस बाउंड्री पे समाप्त हुई। मतलब ये जो चालक है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती। तो इस चालक के अंदर, जैसे यहाँ ऋणावेशित चालक है यानी ऋणावेशित गोला है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। मतलब किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। और हमने ये देखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उन्हीं को बोलते हैं जो विद्युत क्षेत्र के अंदर जिस पथ में ये चलती हैं। तो हम देखते हैं कि किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, अतः वहां कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। तो ये प्रश्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और इनके 2-3 गुण, इसे इजीली वे में समझा सकते हैं। साथ ही साथ डायग्राम का भी यूज। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बाद अब हम देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तथा असमान विद्युत क्षेत्र यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो इसके लिए अगर हमें 2 चित्र बनाएं और हम देखें कि अगर ये लाइन है तो ये किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र रेखा को। तो विद्युत क्षेत्र रेखा को, तो देखिए हमको बताना था कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, आप चाहे जिस बिंदु पर देखें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ये समान होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। तथा अगर असमान विद्युत क्षेत्र देखें तो देखिए यहाँ इसके अलग अलग स्थानों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, असमान हो, उसे हम असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अगर हम कुल मिला के एक समान विद्युत क्षेत्र तथा असमान विद्युत क्षेत्र को समझें तो हम देखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ, चाहे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर देखें, अब उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, एक समान रहती है, यानी नियत रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है, यानी बराबर रहती। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तथा ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमान रहती है उसे असमान विद्युत क्षेत्र या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो अगर हम देखें कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र, तो ये दोनों प्रश्न शॉर्ट टाइप के जो आंसर यानी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए अगर आपके पेपर में पूछी जाती है तो इन दोनों प्रश्नों के आने की टेंडेंसी रहती है। तो साथ ही साथ इसका मात्रक व विमीय सूत्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम इसे केवल 2 चित्र और इसका एक फार्मूला याद रखें तो इसके द्वारा हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो साथ ही साथ कभी कभी जब लॉन्ग डेरिवेशन पूछे जाते हैं तो उसमें पहले विद्युत द्विध्रुव को जोड़ के पूछा जाता है, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं इसे पहले जोड़ दिया जाता है, फिर आगे के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल
तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र समझते हैं तथा दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अतः इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम दो बिंदु आवेश ले लेते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं और जो दोनों बिंदु हैं उनके बीच की दूरी को 2a मान लेते हैं। जो पहला बिंदु है यहाँ प्लस q आवेश रख देते हैं और दूसरे बिंदु पर माइनस q आवेश रख देते हैं। अब हमें विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा बताना है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें परिभाषित करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों जो आवेश हैं बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिए, अर्थात इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अल्प। अल्प दूरी का मतलब ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के, परिमाण कल हमने पहले ही बताया था कि फिजिक्स में दो ही चीज़ें होती हैं। फिजिक्स एक भौतिक राशि है, अर्थात उसमें परिमाण तथा दिशा होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों आवेशों के परिमाण समान हैं, लेकिन दोनों आवेश विजातीय हैं, अर्थात एक धनावेश है तथा एक ऋणावेश है। तो विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। हम देखते हैं कि यदि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, कैसे बोलेंगे, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेश जिस निकाय का निर्माण करते हैं उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात यदि इस बिंदु पर प्लस q आवेश है, इस बिंदु पर माइनस q, और जब हमने देखा था कि किसी आवेश को धनावेश माने और दूसरे आवेश को ऋणावेश माने तो इनको हम विजातीय आवेश बोलते हैं। तो हम इसे कैसे सिंपल वे में बोल सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों से बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जो रेखा है, अर्थात प्लस q और माइनस q को जो मिलाने वाली रेखा है उसे द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। अर्थात अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव अक्ष किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि दोनों विजातीय आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। और यहाँ देखते हैं कि प्लस q और माइनस q के बीच की दूरी हमने कितना मान के रखा है, 2a। तो इसे 2a को यानी अर्थात प्लस q और माइनस q के बीच की दूरी जो 2a है, इसी को हम द्विध्रुव की लंबाई बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि द्विध्रुव की लंबाई किसे कहते हैं, तो आप सीधे वे में बोल सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष किसे कहते हैं और द्विध्रुव की लंबाई किसे कहते हैं। तो इन तीनों की परिभाषाएं इसी फार्मूले में समाहित हैं। और अगर हम देखें तो इसी डायग्राम का यूज करके हम विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के कैसे आवेश, विजातीय आवेश जिस निकाय का यानी जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यहाँ अगर हम देखें कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम द्विध्रुव की लंबाई कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका एक फार्मूला आपको याद रखना है और इसी फार्मूले से हम इसकी परिभाषा को सेट करेंगे, साथ ही साथ इसी फार्मूला से मात्रक और विमीय सूत्र याद करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमने कल भी जिक्र किया था, यानी पीछे की क्लासेस में भी हमने आपको बताया था कि फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी बल्कि है। अगर हम केवल
फिजिक्स के फार्मूले याद करें और उसका डायग्राम सीखें तो हम उससे सारे व्यंजक और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले मात्रक और विमीय सूत्र भी हम ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ यही फार्मूले हमको न्यूमेरिकल लगाने में भी हेल्प करेंगे। तो हमको ना ही थ्योरी को रटने की ज़रूरत है, ना ही मात्रक और विमीय सूत्र रटने की ज़रूरत है। अगर हम किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अगर हम सिंपल वे में उसका डायग्राम तैयार कर लेते हैं तथा उसका फार्मूला याद कर लेते हैं तो फार्मूला P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2A आसानी से याद हो जाता है। और अगर ये आसानी से याद हो जाता है तो इसी के द्वारा आप देखिएगा कि हम इसको परिभाषित भी करेंगे और इसका मात्रक और विमीय सूत्र भी लिखेंगे। तो अभी तो सिंपल वे में हमको याद है P इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 2A, मतलब P बराबर Q गुणे 2A। अब हमें ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें सिंपल वे में तो हम देखते हैं कि ये इसके ये होता है। दैट मीन्स अगर इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं इसका ये इसके ये होता है। हम इसको दोनों तरीकों से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं और हमको इसके लिए कोई सूत्र, इस सूत्र के अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इस चित्र में P क्या है, Q क्या है और 2A क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इसी को हमें परिभाषित करना है। यहाँ Q, आपको यहाँ दो आवेश दिख रहे होंगे, आप इन दोनों आवेश में कोई एक आवेश ले लीजिए। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, एक आवेश। और अगर हम देखें कि 2A क्या है तो अभी हमने बात की कि द्विध्रुव की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 2A। तो 2A क्या है, द्विध्रुव की लंबाई। तो अब सीधे हमको कुछ नहीं करना, अगर हम इन तीनों के मानों को जानते हैं तो इसकी परिभाषा हम एक सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं कि ये इसके ये होता है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमको इसे ऐसे नहीं बोलना तो हम उधर से शुरू कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, या फिर इसका ये इसके ये होता है। अर्थात एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर हमें इसका सूत्र याद हो और पता हो कि P को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, Q को एक आवेश कहते हैं तथा 2A को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, तो हम इसको आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका मात्रक और विमीय सूत्र देखते हैं। तो देखिए कि फिजिक्स में सूत्र का कितना महत्व है, इसी से हम मात्रक और विमीय सूत्र भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो P इक्वल टू Q गुणे 2A है। अगर आप देखें तो P का मात्रक हमें ज्ञात करना है, तो Q का मात्रक हम जानते हैं कि Q का मात्रक क्या होता है, Q यानी आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, गुणे A क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, यानी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, और लंबाई का ऐसा ही इकाई होता है मीटर, तो इसकी इकाई हो जाएगी मीटर। तो हम देखते हैं कि हमको इसका मात्रक रटने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस इस सूत्र में जिन चीज़ों का हमने उपयोग किया है बस उन्हीं को हम देख लेते हैं। तो P बराबर Q गुणे 2A, अर्थात Q का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, और A दो एक विमाहीन राशि है, यानी दो एक गिनती है, इसका कोई भी मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता, तो इसको छोड़ देते हैं तो A का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। तो अगर अब हम इसका विमीय सूत्र देखें तो विमीय सूत्र हम बस इसी फार्मूले का यूज करें तो Q का विमीय सूत्र होता है AT। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT, और दूरी का होता है L। तो यहाँ अगर हम देखें तो M मौजूद नहीं है, तो M0 L T
T और A। तो इसका विमीय सूत्र M0LTA है। साथ ही साथ अब हम एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। हालांकि अभी हम न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। न्यूमेरिकल जैसे ही चैप्टर की एंडिंग होगी तो एक अलग से सेपरेट क्लास न्यूमेरिकल्स के लिए रखी जाएगी, तथा आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड A to Z जितना कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा आपको आगे चलकर कुछ प्रैक्टिस सेट भी इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। A to Z आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी तथा क्लास के नोट्स आप क्लास को देख के ही बना सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि अगर हम इसको PDF फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा पाएँ तो उसकी भी हम जल्द ही व्यवस्था करेंगे। और अब साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स, NCERT सारी क्लासेस इसी क्लास में इंक्लूड करके पढ़ाई जाएंगी। तो कक्षा 12 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना लें। और मुझे पता है कि हमारा जो सिलेबस शुरू हुआ है वो काफ़ी लेट शुरू हुआ है, लेकिन अगर आप कहीं स्वाभाविक सी रूप है, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आप कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होंगे या किसी न किसी कोचिंग का जरिया ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिक रूप से इतने स्ट्रांग ना हो, जिनके पास पैसों की व्यवस्था हो और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उनको अलाउ करती हो कि वो कहीं कोचिंग ज्वाइन कर पाएँ। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स केवल यूट्यूब पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन सोर्स कहीं भी हो, जहाँ से भी आपको अच्छा मटेरियल प्राप्त हो रहा हो वो आप जरूर प्राप्त करने की कोशिश करें, चाहे आप कहीं कोचिंग जाते हो या कोचिंग ना जाते हो। ये राहुल सर PCM क्लास यूट्यूब चैनल में जो भी आपको क्लासेस मिलेंगी वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन का एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो इसका A to Z हम आपको पूरा दावा नहीं करते कि हम आपको कंपटीशन का सारा कुछ यहाँ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम आपको इस लायक जरूर बना के छोड़ेंगे कि आप कंपटीशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। और इस चीज़ का याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आज जो सोशल मीडिया का दौर है और ये जो एकदम से वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण एकदम दुनिया कंपटीशन की तरफ भाग रही है, और उस चक्कर में हम अपना 12th का एग्ज़ाम यानी बेसिक से ही दूर होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट है ही लोगों को खींचने के लिए। आपको मार्केट अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा ही, लेकिन आपको आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और आपने A to Z आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप साथ साथ कंपटीशन भी देख सकते हैं। और दोनों की तैयारी हमें दोनों की तैयारी हमको एक दूसरे से अलग करके नहीं देखना चाहिए। फिजिक्स तो यही है जो MP बोर्ड यानी NCERT में है, और वही फिजिक्स उस कंपटीशन में है। बस उसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा डेप्थ तक जाएं। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, और अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं तो आप सिंपल वे में सवाल लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों विजातीय आवेश होना चाहिए और दोनों अल्प दूरी पर होना चाहिए। और अगर हम कोई एक ऐसे क्वेश्चन का निर्माण करें कि हम बोल दें कि दो आवेश हैं, एक का परिमाण 5Q है, एक का +6Q है, और ये दोनों एक दूसरे से 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो ये तो प्रश्न ही असंभव हो जाता है। यानी वो विद्युत द्विध्रुव संभव ही नहीं है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है जिसमें आवेश कैसे हो, पहली कंडीशन विजातीय हो और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर ना होकर अल्प दूरी पर स्थित हो। तो चलिए अब हम इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमने परिभाषित किया, इसका मात्रक देखा और विमीय सूत्र देखा। अब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड ही कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और उस न्यूमेरिकल और जैसे ही क्लास का एंड होता है, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, वैसे ही आपको इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे NCERT हो चाहे रेफरेंस बुक हो, एक अलग से क्लास प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और
प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम इसका एक डायग्राम बनाएं। अगर हम इससे डायग्राम बनाते हैं तो काफी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो आपको हमने कल ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें माइनस चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है उसमें प्लस चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है। आगे देखते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। अब इस प्रश्न में सीधे सीधे अगर हम देखें तो कुछ दिया ही नहीं, हमें दूरी दी है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो अगर हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो फार्मूला हमने तैयार किया था Q गुणे 2a, अगर ये हमें पता है तो हम इसे सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है और जो प्रोटॉन है उसका आवेश +1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। अब अपन से प्रश्न में है तो हम अगर देखें कि दिया है तो दिया है में हम दोनों में से किसी एक का आवेश ले सकते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा में हम कोई एक आवेश हम धनात्मक आवेश ले लेते हैं। तो हम Q बराबर कितना ले लेते हैं? 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अगर हम देखें 2a यानी इन दोनों के बीच की दूरी है वो है 1 एंगस्ट्रॉम और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10⁻10 मीटर। और अगर हम Q और 2a पता है हमें तो हम P को इस सूत्र में रख के निकाल सकते हैं। तो हम सूत्र जानते हैं P = Q गुणे 2a। तो Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम यानी कितना? 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये ऋण ऋण घाते आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻29 मीटर। तो यही द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होती है? आवेश का कूलाम और दूरी का मीटर, तो कूलाम गुणे मीटर। तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। आगे की क्लास आपको इसी सीक्वेंस में डेली प्रोवाइड की जाएंगी और अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही इसी चैनल में आपको कक्षा 11 की फिजिक्स की क्लास, जो आगे चलकर कक्षा 11 और 12 की केमिस्ट्री और मैथ की भी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं पढ़ता है तो उसमें आपको मैथ और साइंस की A to Z क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। और साथ ही आप देखेंगे, अगर आप निरंतर हमारे साथ इस चैनल पर बने रहते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्लासेस आपके बोर्ड एग्ज़ाम और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। तो इस चैनल को, अभी हमारा चैनल एकदम नया है, अतः इस चैनल को बहुत से लोगों में शेयर करिए और इसे खूब सब्सक्राइब करिए, खूब लाइक करिए, खूब कमेंट करिए और साथ ही साथ अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।